चलो बच्चों, तो फिर डिस्कस कर लेते हैं आज का टेस्ट। तो टेस्ट नंबर 2 था और आज 26/9/21 है। सिलेबस टेस्ट का है थर्मोकेमिस्ट्री एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या कहानी है क्या नहीं है इसके अंदर। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 से। तो क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, कौन सी स्टेटमेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए करेक्ट होगी। तो यहाँ पर तो ये सभी बच्चों का सही था, ये वेरी आसान वेरी इजी क्वेश्चन है, आंसर है, तो इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, उसे हम ध्यान से देखेंगे। क्या क्वेश्चन है देखिएगा ध्यान से, एक मिनट रुकिए, इसको नीचे कर लेते हैं ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, उसको ध्यान से देखेंगे आप। आपसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, CO2 और वाटर इतना इतना इतना, ठीक है ना। द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, तो मुझसे कह रहा है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कंबशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ C2H6 बताना है। जिसका भी कंबशन करते हैं उसे कहाँ रखते हैं, रिएक्टेंट साइड। तो C2H6 को हम कहाँ रखेंगे, C2H6 को हम रिएक्टेंट साइड रखेंगे और ये कहाँ चला जाएगा, 2CO2 चला जाएगा, 3H2O चला जाएगा। C2H6 आपके सामने है तो कितने कार्बन थे, 2, तो 2 CO2 चला गया, 6H3 तो 3H2O चला गया, ऑक्सीजन जोड़ लो, 2 दूनी 4 और 3 7, तो ये 7/2O2 हो गया। तो ये कंबशन हो गया। अच्छा, कंबशन के बारे में 2-4 बातें आप ध्यान से समझेंगे जो बतानी है मुझको। अगर मैं ध्यान से देखूं इस जगह पर, तो मुझे इथेन, CO2 और वाटर का क्या गिवन है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मुझे इनका फॉर्मेशन गिवन है। तो मुझे इथेन का फॉर्मेशन गिवन है, मुझे CO2 का फॉर्मेशन गिवन है, मुझे H2O का फॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, O2 का फॉर्मेशन मुझे पता ही है कितना होता है, 0, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, इथेन का जो फॉर्मेशन मुझे गिवन है वो कितना है, -21.1, तो इसका -21.1 है फॉर्मेशन, ठीक है जी। इसका 94। अच्छा जी, CO2 का है मेरा -94.1 है और वाटर कितना है मेरे पास, -68.3 है, ठीक है जी। तो अगर मैं देखूं, मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कंबशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ C2H6। तो मैं पहले बता चुका हूं, इसको देखकर फॉर्मूला नहीं लगता, फॉर्मूला लगता है इसको देख के रिएक्शन लिखेंगे और फिर ऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखेंगे। तो इसका फॉर्मेशन है, इसका भी फॉर्मेशन है, इसका भी फॉर्मेशन है, इसका भी फॉर्मेशन है, सबका फॉर्मेशन है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगेगा। तो ये मेरा कॉलम हो गया प्रोडक्ट का, ये मेरा कॉलम हो गया रिएक्टेंट का। अब यहां पर हम लोग वैल्यू डाल देंगे। तो प्रोडक्ट में 1 मोल CO2 का क्या है फॉर्मेशन, -94.1 और CO2 कितने हैं, 2, तो -94.1 इंटू में 2 कर दो। अच्छा, H2O कितना है, -68.3 है और इंटू में 3 कर दो। बात क्लियर। और C2H6 का कितना है, -21.1 कर दो और O2 का कितना है, 0 है, तो यहां पर क्या करेंगे, 0 इंटू 7/2 कर दो। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो सोल्व करके कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, तो ये आ गया। और 3 तिया 9, ठीक है, 8 तिया 24 का 4, यहां पॉइंट लगेगा। और 6 दूनी 6 तिया 18 और ये हो गया 20 और ये माइनस माइनस प्लस आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, 21.1। तो अब इसको हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ करके यहाँ आपके सामने जोड़ देते हैं, कैलकुलेटर हमने रख रखा है इस जगह पर। तो ये आ गया आपका 188.2 जो कि माइनस का है। इसके बाद माइनस में 204.9, ठीक है जी। उसके बाद में आपका है प्लस में 21.1, तो ये मेरा कितना आ गया, 372। तो माइनस का 372 आ गया। तो माइनस का 372 यानी कि आंसर इज ए। तो ये मैंने आपके सामने सोल्व कर दिया। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया था, इसलिए प्लस मैंने लिख दिया है। तो ये आपके सामने मैंने सोल्व कर दिया है क्वेश्चन नंबर 47। इसके बाद आ जाते हैं 48 पर। अगर मैं 48 की बात करूं तो आप ध्यान से देखेंगे कि H2 गैस है प्लस ½ O2 गैस है और यहां से H2O लिक्विड बन रहा है। और जो H2O लिक्विड बनना है, तो लिक्विड बनाने के लिए जो डेल्टा H लग रही है वो डेल्टा H2 लग रही है, तो ये डेल्टा H2 हो गई। इसके बाद में इसी से H2O गैस बन रहा है और जो H2O गैस बनने के लिए यूज हो रहा है वो हो रहा है डेल्टा H1, तो ये चीज हो गई है डेल्टा H1। तो जब मैं H2O लिक्विड से H2O गैस की तरफ जाऊंगा तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाएगा। बात क्लियर। अच्छा जी, अब एक बार बताओ, ये तुम खुद समझदार हो, वाटर है, वाटर को जब हम लिक्विड से गैस बनाएंगे
वाटर को लिक्विड से जब हम गैस बनाते हैं तो ये एंडोथर्मिक स्टेप है या एक्सोथर्मिक स्टेप है? तो ये एंडोथर्मिक स्टेप है, क्योंकि वाटर लिक्विड से अगर आपको वाटर गैस बनाना है तो आपको हीट अपनी तरफ से देनी पड़ेगी, आपको हीट अपनी तरफ से देनी पड़ेगी, यानी कि ये पॉजिटिव है। भाई वाटर लिक्विड से आप गैस बनाओगे तो गर्म करोगे किसको? किसको गर्म करोगे? वाटर लिक्विड को। तो रिएक्टेंट साइड एनर्जी दोगे तो जैसी बात है क्या आ जाएगा? एंडोथर्मिक आ जाएगा। तो यानी कि डेल्टा H1 जो मेरा होगा वो डेल्टा H1 डायरेक्ट है, वो डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H वेपराइजेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन होगा, जो कि क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो डेल्टा H2 में कुछ जोड़ेंगे तब डेल्टा H1 आएगा, यानी कि डेल्टा H1 से बड़ा डेल्टा H2 होगा। तो इसका जो आंसर आपके सामने आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा सी। डन। आगे देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, उसे ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। कह रहा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 20 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH। तो सबसे पहले मैंने यहां पर NaOH लिखा। तो NaOH जो मुझे गिवन है वो कितना गिवन है? ध्यान से देखेंगे। तो मुझे NaOH गिवन है 0.5 मोलर और इनटू में 20/1000 लीटर। तो अगर मैं इसको सोल्व कर देता हूं तो यहां के जीरो आ गया, 1 0 से 1 0, ठीक है जी, और 5 दूनी 10 1 0। तो ये मेरे पास आ गया 10⁻⁻2 मोल। मोल कैसे आ गया जरा ध्यान से देखेंगे आप। कह रहा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 20 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH। तो 0.5 अपॉन 20 अपॉन 1000, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आ गया। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आपके सामने है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आपके सामने है। तो जितने मोल NaOH होगा उतने ही मोल OH नेगेटिव होगा। तो OH नेगेटिव भी 10⁻2 मोल हो गया। इसके बाद में दे क्या रखा है, ध्यान समझेंगे। फिर आपको HCl के बारे में दे रखा है। HCl कितना दे दिया? 100 ml 0.1 मोलर। तो ये 0.1 मोलर दे दिया, साथ में 100 ml बाय मतलब 1000 कर दो। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से भाई 10 आ गया, 1 0 से 1 0। तो ये भी 10⁻2 मोल आ गया। अब जब ये भी 10⁻2 मोल आ गया तो भाई देखो जितने मोल HCl होगा, जितने मोल HCl होगा उतने ही मोल क्या मिलेगा? बोलो, उतने ही मोल H प्लस मिलेगा। तो H प्लस भी 10⁻2 आ गया। तो अब H प्लस और OH नेगेटिव मिलकर के वाटर बनाएंगे। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को अब ध्यान से पढ़ेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है मुझसे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 20 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH आर मिक्स विद 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl इज X। तो कह रहा है कि अगर मैं 10⁻2 मोल OH ले लूं, 10⁻2 मोल H प्लस ले लूं, तो वाटर जब बनेगा तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो -X होगी, है ना। एनर्जी रिलीज जो हुई है वो कितनी हुई है? -X हुई है। और फिर मुझसे कह रहा है द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालो। अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? मैंने तुम्हें पहले बताया। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है, आप ध्यान से देखेंगे कि अगर 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH नेगेटिव मिलकर के जब 1 मोल वाटर बनाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को ही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 10⁻2 मोल ऑफ OH नेगेटिव है, 10⁻2 मोल ऑफ H प्लस है, तो जो H2O बनेगा वो 10⁻2 मोल बनेगा। तो 10⁻2 मोल ऑफ H2O बनने पर -X एनर्जी आई। तो 10⁻2 मोल अगर H2O बना तो एनर्जी जो आई वो -X आई। तो भैया 1 मोल H2O बनने पर कितनी आ जाएगी? तो -X अपॉन में 10⁻2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 100 माइनस का 100X आ जाएगा। तो यही सिंपल सीधी बात है। एक बार रिव्यू दे देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, रिव्यू में आपको दे देता हूं, फटाफट जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 20 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH। ये 20 ml और 0.5 से मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाला, उससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव निकाल दिया। फिर मुझे ml और मोलर दे दिया HCl का, ठीक है ना, तो उससे मैंने मोल्स ऑफ H प्लस निकाल लिया। अच्छा, अब इससे जो भाई अगर 10⁻2 मोल ऑफ OH है, 10⁻2 मोल ऑफ H प्लस है, तो वाटर भी 10⁻2 मोल बनेगा। और ये जो वाटर बना इसकी एनर्जी उसने दे दी X। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई, ये रहा रिलीज और ये रहा X। तो यहाँ पर इसने बता दिया कि 10⁻2 मोल वाटर बनने पे एनर्जी X रिलीज हुई है। और मुझसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछा है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? 1 मोल वाटर बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई फ्रॉम H प्लस एंड OH नेगेटिव, तो भैया 10⁻2 मोल वाटर बनने में इतनी एनर्जी रिलीज हुई। तो फिर 1 मोल वाटर बनने में एनर्जी क्या रिलीज होगी? यूनिटरी मेथड लगा देंगे और आंसर मेरा A आ जाएगा। ठीक है जी, अब तक AAA आ गया।
अच्छा, अब आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 50 को। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू द 13.7। किसकी एनर्जी, किसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की होती है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया बट ये वीक बेस हो गया, तो ए खत्म। ठीक है जी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आंसर यहाँ पर बी आ जाएगा। अच्छा, ये वीक बेस हो गया, खेल खत्म। सॉरी, ये वीक एसिड हो गया, खेल खत्म, और ये वीक बेस हो गया, खेल खत्म। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, बता चुका हूं मैं आपको कितनी होती है, 57.1 या फिर 13.7 किलो कैल। ठीक है ना, ये लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूं, तो यहां मैंने डायरेक्ट बता दिया, ज्यादा टाइम में लेना नहीं चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक बार देख लो, क्वेश्चन नंबर 50 था ये। अब आगे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व व्हेन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर HCl। तो मुझे HCl दे दिया, कितना दे दिया, 0.1 मोलर 500 बाई 1000। ठीक है जी, तो इसको यहां कर देंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये मेरे पास आ गया 5 इंटू 10 की पावर -2 मोल आ गया। तो यहीं से मेरे पास क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा, तो मेरे पास H प्लस भी 5 इंटू 10 की पावर -2 मोल आ गया। ठीक है जी, इसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं। फिर कह रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर NaOH। तो मुझे NaOH कितना दे दिया है, 0.2 मोलर दे दिया है, 200 बाई 1000 मुझे कर देना है। पॉइंट से ये गया 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये 4 इंटू 10 की पावर -2 आ गया है। तो मेरे पास जो OH नेगेटिव आया वो 4 इंटू 10 की पावर -2 आया है। तो मेरे पास जो वाटर बनेगा 5 बनेगा 4 बनेगा, तो 4 बनेगा, 4 इंटू 10 की पावर -2 बना। अच्छा जी, अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो -57.1 होती है। तो मुझसे क्या कह रहा है, ध्यान समझो, द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व व्हेन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर HCl इज मिक्स विद 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर NaOH। तो यहाँ पे सिंपल सीधी बात क्या है, जितने मोल, अब जैसी बात है, जितने मोल वाटर बनेगा उतने मोल एनर्जी रिलीज होगी। अगर वाटर 1 मोल बनेगा तो एनर्जी इतनी रिलीज होगी, अब वाटर बन रहा है इतने मोल, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, -57.1 इंटू में 4 इंटू में 10 की पावर -2। तो इसको मैं आपके सामने सोल्व कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे इस जगह पर। हालांकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है बट फिर भी मैं आपके सामने करता हूँ। 57.1, ठीक है जी, माइनस लगा दिया मैंने इसके आगे, और इसको हम क्या करेंगे, इंटू में 0.04, तो इसको इक्वल मारेंगे तो -2.284, तो -2.84 वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, -2.284, यानी कि -2.2 है ना, -2.84 आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिया -57.1, तो -57.1 से -57.3 तक चलता है। ठीक है ना, तो इसी वजह से तुम्हारा आंसर ये आ रहा होगा। हालांकि सब 2.2 तो यही है ना, और तो कोई 2.2 है ही नहीं, तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। बात क्लियर, अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा था लेकिन कोई बात नहीं, एक बार आप देख लेंगे और। ठीक है जी, ध्यान देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे दी गई है, तो रिएक्शन चलो दे दी है, रिएक्शन को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं ध्यान से। तो अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो भाई ये जो रिएक्शन है यहां से लेके यहां तक, ये पहली रिएक्शन है, तो ये C2H2 का क्या है, कंबशन है। क्या है ये, कंबशन है। चलो ठीक है जी, अब अलग कर लो। अच्छा, ये भी चीज क्या है, ये कार्बन का कंबशन है, ये भी कंबशन है कार्बन का। अच्छा, कंबशन दे रखा है डेल्टा G की फॉर्म में, तो डरने वाली बात नहीं है यहां पर। ठीक है जी, अच्छा ये जो चीज है H2, अच्छा अलग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का जो है ना थोड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इस चीज को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये भी कंबशन है किसका, H2 का। ठीक है, कोई बात नहीं। और मुझसे कह रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन की मुझे एनर्जी निकालनी है, डेल्टा G निकालनी है। तो अगर मैं इस रिएक्शन की डेल्टा G निकालूं तो मैंने दे दिया, मुझे दे दिया H2 प्लस 2C, H2 प्लस 2C प्लस C2 सॉरी गिव्स C2H2। तो अगर मैं देखूं सबका मुझे क्या दिया है, सबका मुझे डेल्टा G दिया है, सबका मुझे क्या दिया है, डेल्टा G दिया है, 1 मोल का डेल्टा G दिया है। लेकिन मुझे जो डेल्टा G दिया है, जो मुझे डेल्टा G दिया है वो कंबशन की फॉर्म में दिया है। किसकी फॉर्म में दिया है, कंबशन की फॉर्म में। तो C2H2 की रिएक्शन देखो, C2H2, ये रहा C2H2, यहां पर C2H2 कहां पर है, रिएक्टेंट साइड है। रिएक्टेंट साइड का मतलब है कि मुझे कंबशन गिवन है, कितना गिवन है, -1234, तो ये कंबशन गिवन है। अच्छा, H2, तो ये रहा H2 कहां पर है, यहाँ रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड है, तो मुझे इसका भी कंबशन गिवन है -237।
चलो ठीक है जी। इसके बाद मैं देखूंगा कार्बन, तो कार्बन का मुझे क्या गिवन है, -394, इसका भी कंबशन गिवन है। तो अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालूं, चाहे मैं डेल्टा जी की फॉर्म में ही निकालूं, बट ये सारा डेल्टा जी क्या है, ये सारा का सारा डेल्टा जी कंबशन है। कंबशन है तो मैं यहाँ पर एच रिएक्टेंट माइनस एच प्रोडक्ट लगाऊंगा। तो एच रिएक्टेंट माइनस एच प्रोडक्ट लगाऊंगा तो आप खुद देख लीजिए, दिस वन माइनस दिस वन, तो यहाँ यानी कि H2 की कंबशन है -237, इसकी कितनी है -394, एक कार्बन की कंबशन -394 है, तो दो की कितनी हो जाएगी -394 इंटू में 2 लिख दिया आपको सोल्व कराने के लिए, और ये हो गया -1234। तो अब ये कितना आ जाएगा आप खुद देखेंगे, -237 माइनस में 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1234। अब इसको मैं आपके सामने सोल्व कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे आप ताकि आपको आंसर दिख जाए, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेटर लगा रखा है। माइनस का 237 माइनस का 237 माइनस का 237, फिर है माइनस का 788, ठीक है जी, ये हो गया प्लस। अच्छा अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे कितना 1234, ये बड़ा आसान लगा मुझे, तो ये आ गया मेरा प्लस का 209। तो प्लस का 209 यानी कि आंसर मेरा क्या आ जाना चाहिए, आंसर मेरा डी आना चाहिए। अच्छा ये तो मैंने ऐसे कर दिया। अच्छा कुछ बच्चे चाहते हैं तो मैंने रिएक्शन के थ्रू भी कर सकता हूँ, आप रिएक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे रिएक्शन के थ्रू मैं आपको करा देता हूँ, ध्यान से देखो, अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन के थ्रू करना तो मैं रिएक्शन के थ्रू भी करा दूंगा। यहाँ देखो बोर्ड पर जरा एक बार, ठीक है ना, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो एनर्जी निकालनी है, आपको जो एनर्जी निकालनी है वो एनर्जी ये निकालनी है। आपसे कह रहा है कि भाई ध्यान समझो, इस रिएक्शन की एनर्जी निकालो, तो आपको कह रहा है H2 + 2C गिव्स C2H2, इसकी एनर्जी निकालो, डेल्टा जी निकालो, तो निकाल लो। अब देखो ध्यान से, आपको H2 कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट साइड चाहिए, तो यहाँ पर H2 कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड है, तो लिख दो भाई H2 + ½ O2 गिव्स H2O, और एनर्जी आ गई -237। चलो ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आपको 2C चाहिए रिएक्टेंट साइड, लेकिन यहाँ पर तो एक ही C है रिएक्टेंट साइड, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 2C + 2O2 गिव्स 2CO2, और एनर्जी कितनी आ गई 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 का 7, ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा जी, अब आपको क्या चाहिए, आपको C2H2 चाहिए प्रोडक्ट साइड, तो C2H2 प्रोडक्ट साइड चाहिए, बट यहाँ तो रिएक्टेंट साइड है, तो इसे उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करोगे, 2CO2 + H2O गिव्स C2H2 + 5/2O2, और एनर्जी माइनस की जगह क्या जाएगी 1234 प्लस का। अब इसको सॉर्ट आउट कर दो, तो सॉर्ट आउट करना बिल्कुल आसान है, 2CO2 से 2CO2 गया, H2O से H2O गया, ठीक है जी। और कुछ कट रहा है तो देख लो, नहीं कट रहा तो भी काट देंगे। 2 O2 और आधा O2, 2.5 O2, तो 2.5 O2 गया। अब आप खुद देख सकते हैं 2C आ गया, H2 आ गया, C2H2 आ गया, और एनर्जी आपके सामने है 1234, ये रहा आपके सामने, -788 और माइनस का 237, देख लो आप अपने आप ही, यही आंसर आएगा। 1234 प्लस का माइनस क्या करोगे इसके अंदर 788, अरे ये प्लस का, ये माइनस का, फिर माइनस का 237, माइनस का 237 कितना आ गया 209 प्लस का आ गया। तो दो तरीके से मैंने आपको करा दिया, मुझे लगता है कि ज़्यादा दिक्कत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, आ गया ना 209, तो आंसर इज +D आ गया। अब आगे देखेंगे आप। अच्छा ये तो आपको याद होना चाहिए, तो बहुत आसान है, आगे आपको याद भी हो जाएगा। क्या कह रहा है, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी 0 होता है, तो आंसर इज C, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखो कुछ बच्चों ने गलत करा होगा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका आंसर क्या बनना है। 54 देखो ध्यान से, आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ CO कैसे बनाओगे, तो ये बताओ आप, CO आप कैसे बनाओगे, CO आप कैसे बनाओगे ये बताओ। ये लीजिए, आपको CO बनाना है, आप CO कैसे बनाओगे, CO बनाने के लिए आपको इसे प्रोडक्ट साइड रखना पड़ेगा, यहाँ क्या रखेंगे C + ½ O2 रखेंगे। अब मुझे C चाहिए रिएक्टेंट साइड, तो C रिएक्टेंट साइड ये रहा, तो ये आ गया C + O2 गिव्स CO2। मैंने पहले बताया था आपको, याद करो, R गिव्स P + E, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, याद करो एक बार। तो R गिव्स P, -E ऐसे लिख सकते हैं एक्सो को, या R - E गिव्स P ऐसे लिख सकते हैं एक्सो को। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये प्लस एक्स के साथ कोमा नहीं लग रहा है, कोमा नहीं लग रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि ये फॉर्म हो गई R गिव्स P + E, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। तो कोमा लगा के ना प्रोडक्ट साइड को एनर्जी में माइनस में लिख सकते हैं, तो यानी कि मैं यहाँ कोमा लगा के लिख सकता हूँ -X,
लिख दिया मैंने माइनस का x, लिख दिया। अब आप ध्यान समझेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद माइनस एक्स हो गया। अब मुझे चाहिए CO, कहाँ चाहिए बोला मुझे, प्रोडक्ट साइड चाहिए, तो ये रहा CO। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, CO2 गिव CO प्लस में हाफ O2 और ये हो गया माइनस। अच्छा अब सुनो मेरी बात, यहाँ देखो, यहाँ पर जो x था, इस x को मैं क्या लिख सकता था, कोमा लगा के x माइनस एक्स लिखता, और ये प्लस y है तो इसको मैं कोमा लगा के क्या लिखता, माइनस y लिखता। अच्छा अब ये CO रिएक्टेंट साइड है, मुझे प्रोडक्ट साइड चाहिए, तो रिएक्शन अगर मैं बदलूंगा तो माइनस y की जगह ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा प्लस y। अब इसको सॉल्व कर दो, CO2 से CO2 गया, C प्लस हाफ O2 C हो जाएगा, एनर्जी क्या आ गई, y माइनस एक्स आ गई, y माइनस एक्स आ गई। तो y माइनस एक्स कहाँ है, C में, तो आंसर इज C। बात क्लियर, आंसर इज C। अब आगे देखेंगे ध्यान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए सामने बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं अभी सॉर्ट आउट कर देता हूँ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है, इस जगह पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये दे दिया, द हीट ऑफ रिएक्शन और बॉन्ड एनर्जी दे दी सबकी, ठीक है, सबकी बॉन्ड एनर्जी दे दी है। मान लीजिए आपको C डबल बॉन्ड C, मान लीजिए आपको C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक H, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H है। उसके बाद में आपको यहाँ पर H2 दे दिया है, और फिर ये बन गया है C C C, ये बन गया है C C, और यहाँ पर ये 3 H आ गए हैं, आ गए हैं 3 H। जब ये 3 H आ गए हैं तो अब एक बात ध्यान से देखेंगे इस जगह पर, एक बात यहाँ ध्यान से देखेंगे इस जगह पर, द हीट ऑफ रिएक्शन है ना, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ C C, अच्छा देखो बॉन्ड एनर्जी C C सिंगल बॉन्ड दे दी है कितनी, 80, यानी कि अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ, इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ तो एनर्जी 80 लगेगी, ठीक है जी। अच्छा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा, अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो एनर्जी 145 लगेगी। अच्छा CH, अगर मैं CH के बॉन्ड को तोड़ता हूं तो 98 लगेगी। अच्छा HH के बॉन्ड को तोड़ूंगा तो 103 लगेगी। अब आप खुद समझदार हैं, आपको सब कुछ दे दिया है, तो डेल्टा H का जो फॉर्मूला लगेगा वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगेगा, तो ये रिएक्टेंट का कॉलम हो गया, ये प्रोडक्ट का कॉलम हो गया। तो यानी कि CH बॉन्ड कितने, 1 2 3 4, तो 98 इंटू 4 आ गया है ना, 98 इंटू 4 के यहाँ लिखते भी रहेंगे, 4 8 चौक 32 और 4 नीम 36, तो 39 हो गया, ठीक है जी, 392 हो गया। अच्छा फिर CC बॉन्ड कितना है यहाँ पर, 145, तो 145 यहाँ कर देंगे। अच्छा फिर ये कितना है, 103, तो यानी कि 145 प्लस 103, 145 प्लस में 103, तो यहाँ मैं जोड़ भी देता हूँ आपके सामने, तो यहाँ पे जोड़ने पर आ जाता है 392, ठीक है जी, प्लस में 145 प्लस में 103, तो कितना आ गया, 640, तो 640 तो यही आ गया, ठीक है जी। इसके बाद CH बॉन्ड कितने हैं, 98 इंटू 6 करोगे, 98 इंटू 6 करोगे, तो 98 इंटू 6 कर दो आप, 98 इंटू में 6, तो ये कितना आ गया, 588। अच्छा जी, माइनस में 588 आ गया। अच्छा जी, फिर CC बॉन्ड कितना है, 1, तो 80 ये रहो, तो प्लस में 80 ये रहा, तो 588 ये आपके सामने था ही, प्लस में यहाँ पर 80 और कर लो, तो कितना आ गया, 666, 668, तो माइनस में 668, ठीक है जी, 668। अब देखो मैंने यहाँ 646 लिखा है, ठीक है जी। अब देखेंगे ध्यान से क्या बनता है, 646 माइनस में 668, तो मेरा आ रहा है माइनस का 22, माइनस का 22 मेरा आ रहा है, ये 640 है, 660 है, इसको ये 660 है, सॉरी ये गलत लिख दिया, देखो कैसे, 3 2 5 और 5 10, ये 640 है, 640, सॉरी ये 640, हमें राइटिंग मिस्टेक हो गई, तो 640, ठीक है ना, माइनस में 668, कितना हो गया, माइनस का 28, तो आंसर जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है B। तो ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, उम्मीद है कि ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अच्छा जी, अगला देखेंगे ध्यान से, ये क्वेश्चन तो मैं कितनी बार सॉल्व कर चुका हूँ आपको क्लास में, बट फिर भी आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कर देता हूँ। मुझसे पूछ रहा है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ, मुझसे पूछ रहा है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई कैसे बनाऊंगा मैं, ध्यान समझो। अब एक्स वाई बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है एक्स प्लस वाई गिव्स एक्स वाई लिख दूँ, और दूसरा तरीका हाफ x2 प्लस हाफ y2
गिव्स एक्स वाई लिख दूं तो एक बार डेटा देखो किस में गिवन है, डेटा किस में गिवन है, डेटा x2 और y2 की फॉर्म में गिवन है। तो x2 और y2 की फॉर्म में गिवन है, यानी कि ये रिएक्शन लिखी जाएगी, ये वाली रिएक्शन नहीं लिखी जाएगी। अगर डेटा एक्स वाई की फॉर्म में गिवन होता तो ऊपर वाली लिखी जाती। तो यानी कि मुझे लिखना पड़ेगा इस जगह पर हाफ x2 प्लस हाफ y2 गिव्स एक्स वाई। ठीक है जी। अब मुझे गिवन क्या है पहले उसे देख लेते हैं। मुझे गिवन है एक्स वाई x2 और y2, यानी कि मुझे गिवन है एक्स वाई रेशो x2 रेशो y2। तो एक्स वाई x2 y2 1 रेशो 1 1, तो ये 1 रेशो 1 रेशो 0.5, यानी कि अगर मैं इसे x मान लूँ तो ये भी x होगा और ये x बाय 2 होगा। यानी कि सिंपल सीधी सी बात क्या है उसे ध्यान समझेंगे। सिंपल सीधी बात है, एक्स वाई को तोड़ने में लगी एनर्जी, तो ये सबसे पहली बात बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है, और एक्स वाई को तोड़ने में लगी एनर्जी x होगी, y2 को तोड़ने में लगी एनर्जी x बाय 2 होगी, तो इसकी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है, तो ये x बाय 2 आ गया, और x2 को तोड़ने में लगी एनर्जी कितनी होगी, x होगी, तो ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है, तो ये भी x आ गई। तो यानी कि अगर मैं डेल्टा H निकालूंगा तो डेल्टा H का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि अगर मैं डेल्टा H फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ एक्स वाई निकालूंगा तो इस फॉर्मेशन को देख के फॉर्मूला नहीं लगेगा। डेटा किस में गिवन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में गिवन है। तो यहां पर मैं लिखूंगा क्या, बोलो, समेशन H रिएक्टेंट माइनस समेशन H प्रोडक्ट। ठीक है जी, ठीक है जी। अब यहां पे ध्यान से समझेंगे आप इस जगह पर, तो समेशन H रिएक्टेंट यहां लिख देंगे माइनस समेशन H प्रोडक्ट यहां लिख देंगे। तो समेशन H रिएक्टेंट में क्या है, बोलो भाई, एक x2 को तोड़ने में लगी एनर्जी x है, एक x2 को तोड़ने में लगी एनर्जी x है, तो आधे को तोड़ने में x बाई 2 हो गई। अच्छा, एक y2 को तोड़ने में लगी एनर्जी x2 है, तो आधे को कितनी लगेगी, x बाई 4 लगेगी। अच्छा, एक xy को तोड़ने में एनर्जी x है, तो यहाँ पर x ही आ जाएगा। तो यहाँ मैंने 4 एलसीएम ले लिया, ये 2x प्लस x माइनस 3x, और ये जो एनर्जी मुझे दे रखी है, ये कितनी दे रखी है मुझे एनर्जी, ये रही माइनस 200, तो ये एनर्जी मुझे माइनस 200 दे रखी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस का 800 बराबर 2x। जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 एकम 4 4x होगा। भाई देखो 4 एलसीएम आ गया, तो ये 2x, ये x और ये 4x, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो माइनस का 800 और ये हो गया माइनस का x, तो माइनस से माइनस गया तो x मेरा 800 आ गया, यानी कि इसको, यानी कि x मेरा 800 आ गया, यानी कि x 800 आने का मतलब है कि एक्स वाई को तोड़ने में लगी एनर्जी 800 होगी, x2 को तोड़ने में भी 800 होगी, और y2 को तोड़ने में 400 होगी। और पूछा क्या है मेरे से x2 का पूछा है, x2 की कितनी है, x2 की मेरे पास कितनी है, 800 है, 400 300 220, 800 ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आ जाओ आगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बोलो बोलो क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि किसकी एंथैल्पी सबसे कम होगी। अब जाहिर सी बात है एसिड बेस की रिएक्शन है, तो स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक उससे कम रिलीज करेंगे, और वीक एसिड वीक बेस सबसे कम एनर्जी रिलीज करेंगे। तो वीक एसिड वीक बेस देखो यहाँ पे क्या है, बोलो, ये वीक एसिड, ये हो गया वीक प्लस स्ट्रॉन्ग, ये हो गया स्ट्रॉन्ग प्लस वीक, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग, HCN वीक एसिड, NH4 एसिड वीक एसिड, तो वीक प्लस वीक, तो दोनों के दोनों वीक है, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे कम होगी। इसकी क्या होगी, -57.1 प्लस क्यू, इसकी क्या होगी, -57.1 प्लस क्यू, ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट की कितनी होगी, -57.1, और इसकी कितनी होगी, -57.1 प्लस Q1 प्लस Q2 पढ़ा रखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। अब आगे देखो, इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से देखेंगे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन तो आसान ही है। देखो क्या कहता है, ध्यान देखो, मुझसे क्या कह रहा है, ध्यान देखो, मुझसे कह रहा है मुझे एक रिएक्शन दे दी है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2HOH। ठीक है जी, मुझे क्या गिवन है, ध्यान देखो, पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन। मुझे H2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है 435, मुझे O2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है, क्या गिवन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है जी, मुझे O2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है कितनी, 498। ठीक है जी, और मैंने यहाँ पर एक काम करा, एक OH की बॉन्ड एनर्जी x मान ली, और इस रिएक्शन की एनर्जी मुझे 571 दे दी है, और मुझसे कह रहा है OH की बॉन्ड एनर्जी निकालो, मुझसे कह रहा है OH की बॉन्ड एनर्जी निकालो। तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन बराबर मुझे क्या दे रखा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, तो फॉर्मूला लगेगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट।
ठीक है जी। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का कॉलम, यहाँ पर प्रोडक्ट का कॉलम। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से समझिएगा। तो एक H2 की बॉन्ड तोड़ने में 435 है, लेकिन यहाँ तो 2 H2 है, तो ये हो गया 870। फिर ये कितना हो गया, एक O2 को तोड़ने में 498। अच्छा, H2 कितने हैं, 2 H2 है। अगर 2 H2 हैं तो आप खुद कॉमन सेंस लगा लो। अगर 2 H2 है तो खुद कॉमन सेंस लगाओ। एक OH बॉन्ड को तोड़ने में लगी X, फिर इसको भी X, फिर इसको भी X, और फिर इसको भी X, तो कितने X हो गए, तो यहाँ पर आ गए 4X। और इस रिएक्शन की जो एनर्जी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 571 दे रखी है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 571 माइनस का 870, ठीक है जी, माइनस का 498 उधर आ गया ना, बराबर माइनस का 4x। लो आपके सामने ही मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो भैया ये मेरा आ गया माइनस का 571, ठीक है जी, माइनस का 571 माइनस का 870, ठीक है जी, माइनस का 870 माइनस का 498, ये मेरे पास आ गया माइनस का 39 बराबर माइनस का 4x। माइनस से माइनस गया, 4 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है जी, डिवाइड कहाँ गया, 1/x है ना, डिवाइड बाय, ओहो, चलो इसको डिवाइड मार दो। 2000 के लपेटे में है ये, 4 से काट दोगे तो 500 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 500 से कम आएगा वही प्लस में, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा ए, 484। बात क्लियर। अब जरा खुद ध्यान से देखो, अगला समझो क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। इस जगह पर हमसे कह रहा है, इस जगह पर पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। हमसे कह रहा है हीट लिबरेटेड विद 100 ml ऑफ 1 मोल नॉर्मल NaOH न्यूट्रलाइज बाय 300 ml 1 नॉर्मल HCl। भाई देखो ध्यान से, तुम्हें HCl गिवन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। HCl गिवन है, NaOH गिवन है। HCl कितना गिवन है, 1 नॉर्मल 300 ml, तो 300 बाई 1000 कर दो। तो भाई सीधी सीधी बात है, मेरे को तो यहाँ पर H प्लस प्लस OH नेगेटिव चाहिए। तो भैया देखो ध्यान से क्या है, 1 नॉर्मल 300, तो 1 इंटू 300 बाय 1000, तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl आ गया, जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस के बराबर होगा। तो सोल्व करने पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस 0.3 आ गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ कह रहा है 1 नॉर्मल और 100 ml, तो यानी कि 1 इंटू में 100 बाय 1000, तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना आ गया, 0.1 आ गया, तो ये 0.1 आ जाएगा। तो मेरा H2O भी कितना बनेगा, 0.1 बनेगा। अब H2O मेरा 0.1 बनेगा। अच्छा, अगर 1 मोल H2O बनता तो -57.1 रिलीज होती, अब 0.1 बना है, तो यानी कि क्या करूँ, -57.1 इंटू में 0.1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 5.71 एनर्जी रिलीज हो रही है। तो 5.7 कहाँ पर लिखा है देख लो, तो एनर्जी रिलीज हो रही है 5.73, तो एनर्जी रिलीज जो हो रही है 5.73, आंसर इज बी। थोड़ा फास्ट चल रहा है, अगर इसके बाद समझना है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद में आ गया 60 पर। 60 पे मुझसे क्या कह रहा है, 60 ध्यान समझो। 60 मुझसे कह रहा है द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCN और NaOH इज इतनी, यानी कि अगर मैं HCN और NaOH को न्यूट्रलाइज कराऊं तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो कितनी है, -55.4, 55.9। तो यहाँ से मुझे पता है ये स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे पूरा NaOH देगा, ये मुझे पूरा OH देगा, तो OH नेगेटिव मुझे 1 मोल मिल गया। लेकिन यहाँ पर HCN से मुझे जो H प्लस मिलेगा वो पूरा नहीं मिलेगा, तो मुझे Q अमाउंट ऑफ हीट इसे देनी पड़ेगी। तो मैंने जबरदस्ती 1 मोल ले लिया, तो 1 मोल H प्लस 1 मोल OH नेगेटिव मिलकर जब वाटर बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं -57.1, हाँ या ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस होता तो ये रिलीज होती, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लस वीक की कितनी होती है, -57.1 प्लस Q। Q क्या है, ये एनर्जी जो मैं समझा चुका हूँ आपको क्लास में। तो अब ये कितना है बताओ, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग और वीक की कितनी है, तो एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग वीक की मुझे कितनी दे रखी है, -55.9 बराबर है -57.1 प्लस में Q। तो इसको सोल्व कर दो, 55 57, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। तो आंसर इज ए। देख लो, ये 56 है, 57 है, तो 1.2 ही आएगा। क्यों, तुमसे क्यों पूछा है ना, तो क्यों निकाल लो, इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आ जाता है आपके पास ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सी एनर्जी ज़्यादा है और कौन सी कम।
तो अब आप ध्यान से देखेंगे इस जगह पर कह रहा फॉर द रिएक्शन A प्लस बी प्लस 24। तो अगर मैं A से B पे गया तो एनर्जी प्लस 24 दे रखी है। तो मान लो मैंने A की एनर्जी 100 मान ली, तो B अब A की एनर्जी 100 मान ली और A कब अब B कब बना प्लस 24 देकर, तो B मेरा कितना हो गया 124 हो गया। अच्छा अब फिर मेरे पास B आ गया 124, B मेरे पास कितना आ गया 124 आ गया। अब मुझे B से C बनाना है, तो B से C में वो कह रहा है कि -18 रिलीज हो गई, तो -18 रिलीज हो गई तो कितना है 124। तो B में से 118 एनर्जी निकालूंगा तब जाके C बनेगा। तो 118 निकालने का मतलब है कितना आ जाएगा, ये लगा लो आप, तो ये आ जाएगा लगभग 106 के करीब। तो ये 106 आ गया। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे मिला कि B की एनर्जी 124 है, C की 106 है और A की 100 है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी B की है, फिर C की है, फिर A की है। अच्छा ऑर्डर कौन सा है, डिक्रीजिंग, तो आंसर इज B। बात क्लियर? थोड़ा सा फास्ट हो गया, एक दो बार तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है ना, तब भी समझ नहीं आया तो दोबारा मुझसे पूछ लेना, ठीक है जी। आगे बढ़ो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, क्या कह रहा है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कह रहा था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी मिनिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। किसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिनिमम होगा, NaOH H2SO4, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, NH4OH CH3COH, तो ये वीक प्लस वीक हो गया। NaOH HCl ये भी स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग हो गया। NaOH CH3 तो ये स्ट्रॉन्ग प्लस वीक हो गया। तो सबसे कम जो एनर्जी रिलीज करेगा वो वीक प्लस वीक करेगा, आंसर इज B। तो 62 इज वेरी इजी। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग देखेंगे 63 पर। अगर मैं 63 को ध्यान से देखूं तो 63 क्या कह रहा है, ध्यान समझो। अब 63 कह रहा है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी H2Cl2 HCl इतना द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो भैया मुझे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ HCl दे रखा है। तो अगर मुझे HCl की फॉर्मेशन करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, HCl को रखना पड़ेगा प्रोडक्ट साइड। अच्छा जी, रख दिया प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ मुझे क्या रखना पड़ेगा, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2। अब मुझे क्या गिवन है, मुझे इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है, इसकी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है और इसकी भी मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है। कितनी गिवन है देखेंगे ध्यान से। तो मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी H2 की 104, Cl2 की 58 और HCl की 103 गिवन है। तो डेल्टा H अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है, तो यानी कि मैं यहाँ पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करूंगा। तो यानी कि एक H2 की 104 है तो आधे की कितनी हो जाएगी 52, एक Cl2 की बॉन्ड तोड़ने में 58 है तो आधे कितनी हो जाएगी 29, एक HCl चाहिए, एक ही की है तो 103। इसको सॉल्व कर दो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 81 माइनस में 103, तो मुझे लग रहा है माइनस का 22 आंसर आएगा। तो माइनस का 22 का मतलब है आंसर आ गया A। अब आप आगे देखेंगे, इसके बाद अगली कहानी आ जाती है आपके सामने। आपसे कह रहा है द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एनी स्ट्रॉन्ग बेस नियरली इक्वल टू कितना होगा, -57.3। 3-4 बार बता चुका हूँ, सी आंसर आ गया। अरे आंसर सी आ गया ना, आंसर सी आ गया, -57.3, वेरी इजी। 19 के बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 20 को आप ध्यान से देखेंगे। देखो 20 को आप ध्यान से देखोगे, 20 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। 20 में कह रहा है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3। तो अगर मुझे NCl3 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप खुद समझदार हैं, मुझे NCl3 प्रोडक्ट साइड लिखना पड़ेगा। चलिए मैंने प्रोडक्ट साइड NCl3 लिख दिया। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, हाफ N2 आएगा प्लस 3/2 Cl2 आएगा और मुझसे इसकी एनर्जी पूछी गई है। अब मुझसे इसकी एनर्जी पूछी गई तो मैं उसी हिसाब से करूँगा। तो अगर मैं Cl2 को देखूँ तो Cl2 मेरे पास दो जगह है, यहाँ पर भी Cl2 है और यहाँ पर भी Cl2 है। तो मैं Cl2 को पहले नहीं देखूंगा क्योंकि कोई भी ऐसा कंपोनेंट स्टार्टिंग में नहीं उठाते हैं जो कि दो रिएक्शन में दे रखा हो। तो Cl2 को हमने मार दी गोली, Cl2 नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे हाफ N2। तो N2 इसके अंदर है, मुझे हाफ N2 चाहिए। अच्छा इसको सही कर लेना, ये डेल्टा H2 है और ये डेल्टा H3 है, इसको करेक्ट करना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये N2 कितना है, हाफ है, तो हाफ N2 है तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हाफ N2 प्लस 3/2 H2 और ये हो गया NH3 और इसकी एनर्जी भी हो गई डेल्टा H2/2 पहली बार। चलिए इसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे पिंक के साथ।
अच्छा मुझे चाहिए NCl3, तो NCl3 पहली में है, तो NCl3 उठा लो। तो NCl3 में उठाऊंगा तो ये आ गया NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स NCl3 प्लस 3HCl, और इसकी एनर्जी आ गई डेल्टा H1। ठीक है जी, ये भी आ गया। इसके बाद आगे देखेंगे, इसके बाद की कहानी क्या है कि भाई देखो ध्यान से, मुझे हाफ N2 चाहिए, मुझे हाफ N2 चाहिए तो मेरे पास आ गया। अच्छा मुझे NCl3 चाहिए, वो भी मेरे पास आ गया। क्या मुझे HCl चाहिए, इसको देखो ध्यान से, क्या मेरी इस रिएक्शन के अंदर HCl है? मेरी इस रिएक्शन के अंदर जिसकी मुझे एनर्जी निकालनी है उसके अंदर HCl है? नहीं, तो मुझे HCl नहीं चाहिए, तो मुझे 3HCl काटना है। तो 3HCl मुझे काटना है, तो मैं थर्ड इक्वेशन को क्या करूं, यहाँ पर 2HCl है और यहाँ पर मेरे पास 3HCl कहाँ पर है, यहाँ मेरे पास 3HCl कहाँ पर है, जल्दी बोलो, यहाँ प्रोडक्ट साइड है। इसे काटने के लिए मुझे 3HCl रिएक्टेंट साइड चाहिए, तो 3HCl रिएक्टेंट साइड लेने के लिए क्या करेंगे, तो ये 2HCl है, तो इसे रिएक्टेंट साइड लेने के लिए क्या करेंगे, पहले तो उल्टा करेंगे। भाई मुझे 3HCl क्या है, इस 3HCl को काटने के लिए मुझे 3HCl रिएक्टेंट साइड चाहिए, तो यहाँ पे HCl प्रोडक्ट साइड है, तो सबसे पहले इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने का मतलब है माइनस डेल्टा H3। अच्छा मुझे चाहिए 3HCl और यहाँ कितना है 2HCl, तो इसको हम क्या करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/2 डेल्टा H3 आ गया। तो उल्टा करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई, तो 3HCl 3/2 से मल्टीप्लाई 3/2 H2 और ये आ गया 3/2 Cl2। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, 3HCl से 3HCl साफ हो गया, 3H/2 H2 3/2 H2 साफ हो गया, 3/2 Cl2 से अगर मैं काटूंगा तो ये 3Cl है, तो ये भी 3/2 Cl2 बचेगा। NH3 से NH3 साफ हो गया, तो यहाँ पे हाफ N2 आ गया, ठीक है, यहाँ 3/2 Cl2 आ गया और यहाँ पर ये NCl3 आ गया। डन। तो इक्वेशन कितनी आ गई, डेल्टा H1 आ गया, डेल्टा H2/2 आ गया, माइनस 3/2 डेल्टा H3 आ गया। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है जी, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। डन। कुछ बच्चों को गलत हो गया होगा क्योंकि शीट में मैंने जो क्वेश्चन कराया था वहाँ पे माइनस डेल्टा H1 ले रखा था, यहाँ प्लस का ले लिया, तो कुछ ने डायरेक्ट मारा होगा तो उनका गलत है। आगे देखो, अब ध्यान से देखेंगे आप क्या कह रहा है, ध्यान समझो। आपसे कह रहा है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 Br2 और HBr दे दी, ठीक है जी, और मुझसे एक एनर्जी रिएक्शन की एनर्जी पूछ रहा है। तो रिएक्शन मुझे दे रखी है H2 प्लस में Br2 गिव्स 2HBr और मुझसे इसकी एनर्जी पूछ रहा है। चलो, तो मुझे क्या काम किया, H2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी दे दी 433, इसकी 433 दे दी। अच्छा Br2 की कितनी दे दी मुझे, Br2 की दे दी 192 और HBr की मुझे दे दी 364 और मुझसे एनर्जी पूछ रहा है। ये मुझे क्या गिवन है, ये मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है, ये मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है। तो डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन H रिएक्टेंट माइनस समेशन H प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट माइनस यहाँ पर ये प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ से क्या लगता है, H2 की समेशन कितनी है 433, इसकी कितनी है 192 और 364 इंटू 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, ये हो गया 433 प्लस में एक मुझे 433 प्लस में 192, ठीक है जी, फिर कर दो माइनस में 728, कितनी होगी माइनस का 103। तो मेरा आंसर आ रहा है माइनस का 103, तो माइनस का 103 आंसर आ रहा है, तो आंसर इज डी। मैच कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके बाद क्या कह रहा है ध्यान समझेंगे, 1 मोल ऑफ H2SO4 कह रहा है 1 मोल ऑफ H2SO4। तो हमें तो पता है 1 मोल H प्लस 1 मोल H प्लस 1 मोल OH नेगेटिव मिलकर जब वाटर बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी माइनस 57.1। अच्छा, अब इसने कह दिया 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4 का मतलब लगा लो कितने मोल H प्लस होंगे 2, फिर कह रहा है 2 मोल ऑफ NaOH, तो OH भी कितने होंगे 2, वाटर भी 2 बनेगा, एनर्जी भी ये आ जाएगी माइनस 57.2 आ जाएगी। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बहुत आसान था, ये मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है जी, अब आगे देखो, इसके बाद अगली कहानी आ जाती है आपके सामने। यहां पर एक चार्ट दे रखा है आपको,
ठीक है जी, ये चार्ट दे रखा है और इस चार्ट के हिसाब से मुझे एनर्जी निकालनी है। तो मुझे पहले रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन मुझे दे रखी है सी डबल बॉन्ड सी एच 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 और ये एच, डन। इसके बाद मुझे दे दिया है Cl2 और ये मेरे पास बन गया है Cl Cl H H H और ये H, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से CH की एनर्जी कितनी दे दी है, CH की एनर्जी दे दी है 414। अच्छा जी, C डबल बॉन्ड C की कितनी दे दी है, C 612, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है। Cl की कितनी दे दी है, Cl की दे दी है 243। अच्छा जी, Cl की कितनी दे दी है 331। अच्छा जी, C की कितनी दे दी है, C सिंगल बॉन्ड दे दी है 347। चलो डेल्टा एच निकालेंगे, सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एच रिएक्टेंट माइनस समेशन एच प्रोडक्ट। यानी कि सिंपल सीधी सी बात क्या है, यहाँ पे कॉलम बनेगा रिएक्टेंट का, यहाँ पे कॉलम बनेगा प्रोडक्ट का। अब जरा ध्यान से आप लोग समझेंगे, तो CH की कितनी है 414 और CH कितने हैं 4, तो 414 इंटू 4, डबल बॉन्ड कितनी है 612, Cl की कितनी है 243। अच्छा, CCl की कितनी है, CCl की कितनी है 331, कितने Cl है 2, तो 331 इंटू 2, अरे एक ये रहा एक ये रहा। अच्छा, CH की कितनी है, CH यहाँ पे 4 हैं, तो 4 हैं तो यहाँ पर आ गया 414 इंटू में 4। अच्छा जी, फिर C कितनी है 347, कितनी है इसकी 347। अब सुनो इसकी कैलकुलेशन, अब बच्चा सोच रहा होगा ये तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आ गया, इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा। तो देखो इतनी कैलकुलेशन आसानी से हो भी सकती है। 414 इंटू 4 प्लस का, 414 4 इंटू में माइनस कर दो अंदर माइनस का, तो ये यहाँ से घट जाएगा, ठीक है जी। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो, अब ये कितना आ गया 331 इंटू 2, इसे सोल्व कर लेंगे तो ये 662 आ गया, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से आपके सामने कर देते हैं, 612, ठीक है ना, प्लस में 243, कितना आ गया, आंसर मैच करने के लिए खोल रखा है कैलकुलेटर, 855 आ गया, माइनस में करेंगे 662, ठीक है जी, और फिर माइनस में करेंगे 347, माइनस का 154 आ रहा है, माइनस का 154 का ऑप्शन में बी है, तो आंसर इज राइट बी। बात क्लियर। 68 के बाद आगे देखेंगे, 68 के बाद बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। भाई देखो तुमसे क्या कह रहा है, ध्यान समझो, तुमसे कह रहा है OH का बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी 109। तो मुझे बताओ अगर मैं पूरा वाटर तोड़ दूं तो कितनी एनर्जी लगेगी, एक OH को तोड़ने पे 109 लगी, तो 2 OH को तोड़ने में कितनी लगेगी 218 लगेगी, डन। अच्छा, तुमसे पता है क्या पूछ रहा है, तुमसे कह रहा है 2H प्लस O से जब मैं H2O बनाऊंगा तो बताओ कितनी एनर्जी चाहिए। तो एक OH को तोड़ने पे 109, ठीक है ना, तो 2 OH बॉन्ड तोड़ने में 218, और इस रिएक्शन की एनर्जी तुमसे पूछ रहा है, तो ये आ गई माइनस 218, तो 218 क्या होगी, रिलीज होगी, तो रिलीज होगी तो इसका मतलब क्या आ गया, आंसर आ जाएगा डी। बात क्लियर। 69 के मुख्य समाचार हो गए खत्म। 69 के बाद अगला जाता है, ध्यान देखेंगे, फिर कह रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ पढ़िए जरा ध्यान से, कह रहा है एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच द रिएक्टिंग सब्सटेंस। अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर ग्राफ बनता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी होता है और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता है, केमिकल काइनेटिक्स में समझाऊंगा। तो ये रिएक्टेंट होता है और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट जो है कम एनर्जी पर होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। तो कह रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट सब्सटेंस क्या होता है, मोर एनर्जी देन प्रोडक्ट, तो आंसर इज ए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी, डन। अच्छा जी, 70 के बाद अगला आ जाता है आपके सामने, चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। मुझसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि मिथेनॉल इज गिवन बाय द केमिकल रिएक्शन, तो मुझसे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे इसको सही कर लो, ये फॉर्मेशन पूछ रहा है, किसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कौन सा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर जो मिथेनॉल है लिक्विड बन रहा है, बट ये कार्बन डायमंड है, तो ये फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, ये CH3OH है। भाई अगर मुझे मिथेनॉल की प्रिपरेशन करनी है,
अगर मुझे मिथेनॉल की प्रिपरेशन करनी है, मिथेनॉल लिक्विड की प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट लेना पड़ेगा, प्लस में यहाँ पर 2H2 लेना पड़ेगा गैस, वो भी, और हाफ O2 गैस लेना पड़ेगा, हाफ O2 गैस लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये वाली भी नहीं होगी। अच्छा अब देखो यहाँ पे CH4 है, ये भी नहीं होगी। कौन सी होगी फॉर्मेशन? सिर्फ और सिर्फ बी होगी। तो आंसर इज राइट इज बी। तो 71 का बी आंसर है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बी में है। ठीक है जी, अब आगे देखेंगे। इसके बाद अगली कहानी देखेंगे ध्यान से आप। आपको कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ठीक है ना, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O दे दिया। देखो आपको एक रिएक्शन दे दी है आपको एक रिएक्शन दे दी है 2H2O2 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। कॉमन सेंस लगानी है अब। कॉमन सेंस ये कह रहा था हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O -188, तो इसकी मुझे फॉर्मेशन दे दी, वो भी दे दी -188। ठीक है जी, फिर H2O2 की फॉर्मेशन दे दी, इसकी मुझे फॉर्मेशन दे दी -280, इसकी मुझे फॉर्मेशन दे दी -286। ये O2 है, इसकी फॉर्मेशन मुझे पहले से याद है 0 होती है। तो डेल्टा H का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? फॉर्मेशन गिवन है दोनों की, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगेगा। तो अगर मैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर भी दूं तो ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर है नहीं। क्यों नहीं है ज़्यादा बड़ी बात? भाई एक H2O की -188 है, तो 2 H2O कितनी हो जाएगी? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, माइनस का 376। और यहाँ कितनी हो जाएगी? लगा लो, इसकी 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, माइनस का 572। तो ये कितना आ गया? माइनस का 376 और प्लस का 572। सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? तुम खुद दिमाग लगा लेंगे। तो ये आ गया 572 जो है प्लस का है, और माइनस का कर देंगे 376। तो मेरा जो आंसर आ रहा है माइनस प्लस का 196 आ रहा है। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। तो ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं थी, इस रिएक्शन की एनर्जी निकालनी थी, जो कि बहुत ही आसान था, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपको एक रिएक्शन दे दी है, दे दिया आपको एक रिएक्शन, कह रहा है 3C प्लस Fe2O3 प्लस Fe3CO2, ये एनर्जी, ये एक रिएक्शन दे दी आपको, और ये एक दूसरी रिएक्शन दे दी, और कह रहा है कैलकुलेट द दिस। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान देखो। आपको दे दिया 3C, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। आपको दे दिया 3C प्लस Fe2O3, 3C सॉलिड प्लस 2 Fe2O3 सॉलिड गिव्स 4 Fe सॉलिड प्लस में 3CO2 दे दिया। ठीक है जी, और इसी के साथ एक छोटी सी चीज़ और कर दी है यहाँ पर, और इसकी एनर्जी भी दे दी गई है। एनर्जी दे दी है -93657 दे दी। ठीक है जी, अब कमाल की बात देखो, कार्बन सॉलिड मतलब ग्रेफाइड है, तो इसकी फॉर्मेशन 0 होगी। ठीक है जी, आयरन सॉलिड है, मेटल है, तो इसकी फॉर्मेशन भी 0 होगी। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन निकालनी है, और CO2 की फॉर्मेशन दे रखी होगी। CO2 की फॉर्मेशन ये रही, कितनी है? इसकी फॉर्मेशन -94050। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो डेल्टा H का जो फॉर्मूला होगा इस रिएक्शन का, वो होगा, सबका फॉर्मेशन गिवन है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट होगा। तो ये प्रोडक्ट का कॉलम हो गया, ये रिएक्टेंट का कॉलम हो गया। तो भैया आप ध्यान से देखेंगे, इस जगह पे इसकी तो 0 है, ये है -93, ये कितना है? 93567, यही तो है, नहीं 93657 है, 93657 एक है ना। ओफो, क्या कर रहा हूँ मैं भी, रुको 1 मिनट, है ना। इसकी जो डेल्टा H है वो है माइनस का 93657। एक CO की फॉर्मेशन ये रही, एक CO की फॉर्मेशन है, 94050 इंटू में 3। एक CO की फॉर्मेशन कितनी है? एक CO की फॉर्मेशन, एक CO2 की फॉर्मेशन इतनी है, तो 3 की कितनी होगी? माइनस का 282150, 3 से मल्टीप्लाई। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन 0 हो गई, इसकी फॉर्मेशन 0 हो गई, इसकी निकालनी है, तो इसकी मैंने मान लो x मान ली, तो 1 मोल की x मान ली, तो 2 मोल की कितनी होगी? 2x होगी। बस इजी, इसको इधर ले आओ, तो ये इधर ले आओगे
तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो इसमें से पहले माइनस करेंगे ये 93657 माइनस कर दिया, तो ये हो गया 188 493। अच्छा, तो ये हो गया 188 493 बराबर में 2x, ठीक है ना भाई, 2x हो गया। अच्छा, माइनस का होगा, ये माइनस का 2x है, ये माइनस का 2x है, और ये क्वांटिटी प्लस की बची। अच्छा जी, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 मार दूं, यहाँ डिवीजन का मैं भूल गया कहाँ था, चलो यहाँ डिवीजन का, अच्छा ये ना डिवाइड बाय, अच्छा रूट कर दिया मैंने, कोई नहीं, इसको डिवाइड बाय 2 मार देंगे, तो ये यहाँ से माइनस हट के माइनस इधर आ जाएगा, तो 2 से काटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा पहले, है ना, और 9 एक में ही आ रहा है, तो आंसर आ गया यहाँ पर सी, है ना। 9 दूनी 18 करोगे, फिर क्या करोगे, 9 दूनी 18 के बाद क्या करोगे, 9 दूनी में 18, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और फिर यहाँ पे 2 तिया 6, फिर आगे खेलेगा तो 94.256 सी आ गया। 9 आते ही वैसे 9 एक में ही दे रखा था, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर थी नहीं, ठीक है ना। यहाँ डिवाइड का ऑप्शन कहाँ पर है, प्लस माइनस, अच्छा ये रहा ना डिवाइड, ध्यान नहीं दिया मैंने, चलो कोई नहीं, चलो आगे देखेंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कह रहा है 0.2 मोल 100 ml ऑफ NaOH मिक्स विद 0.4 मोल 100 ml HCl, डिटरमाइन द एनर्जी रिलीज। भाई हमें तो एक बात पता है, आपको HCl दे दिया है, आपको HCl दे दिया है, कितना HCl दे दिया आपको, 0.4 HCl आपको दे दिया 0.4 इंटू 100 ml, तो 0.4 इंटू में 100 बाई 1000, ठीक है जी, इसको हटाओ 0, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, यानी कि ये आ गया तुम्हारे पास HCl आ गया 4 इंटू 10 की पावर -2, यानी कि इससे मुझे जो H प्लस मिलेगा वो 10 की पावर -2 मोल मिलेगा। अब हमें पता है H 1 मोल H प्लस 1 मोल OH नेगेटिव मिलके जब वाटर बनाएंगे तो एनर्जी कितनी दे रखी है, -57.5, तो -57.5 रिलीज होगी। चलो ठीक है, ये बात मैंने मान ली, ठीक है जी, ये लो इसको इधर ले आओ, ठीक जी, मान ली। अच्छा जी, अब मान लीजिए इधर आ जाइए आप, इसके बाद आपको NH कितना दिया, 0.2 100 ml, तो आपको NaOH दे दिया कितना, 0.2 मोलर दिया, 100 बाई 1000 आपको करना पड़ेगा, पॉइंट हटा के 0, 1 0 1 0, कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर -2, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 भाई मोल OH नेगेटिव आ गया। भाई यहाँ पर कितना आया था तुम्हारा, 4 इंटू आया था, देखो 4 इंटू 10 के पावर -2 मोल ऑफ HCl आ गया, तो ये इतने ही H प्लस आ जाएगा, 2 इंटू 10 के पावर -2 मोल ऑफ NaOH आ गया, उतना ही OH आ जाएगा। तो अब बताओ वाटर कितना बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा, तो वाटर ये बनेगा, तो यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -2 मोल ऑफ वाटर बन गया, -2 मोल वाटर बन गया। अब 1 मोल वाटर बनता तो इतनी एनर्जी रिलीज होती, 1 मोल वाटर बनता तो एनर्जी रिलीज होती -57.5 होती, बट अब कितनी हुई है, 2 इंटू 10 की पावर -2 हुई है, तो जाहिर सी बात है ये डिवाइड बाय 100 है, इसको काट दे तो यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ लगाना पड़ेगा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यानी कि तुझे करना पड़ेगा 0.575, ठीक है जी, इंटू में 2 कर दे, इंटू में 2 कर दे, तो ये तेरा आ गया, ये आ गया 1150 किलो जूल, तो 1150 किलो जूल आ गया, सॉरी 1150 कह रहा हूँ, सॉरी ये आ गया 1150 जूल आ गया, ये 1150 जूल आ गया ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 1100, या मल्टीप्लाई कर दे दिस वन, ये सोल्व करेगा तो ये आ जाएगा 1.15 किलो जूल आ जाएगा, तो इसको जूल में करेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, 1000 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा ए, तो 1150 जूल आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आगे देखेंगे ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं आप, मुझे लगता है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आगे देखेंगे, इसके बाद 75 आ गया, 15 क्वेश्चन और रहते हैं। कह रहा है इनमें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है, तो आंसर इज ए। आगे आ जाओ, फिर क्या कह रहा है ध्यान समझो, कह रहा है अकॉर्डिंग टू हेस्लो हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, भाई हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, अगर मैं डेल्टा H निकालूंगा तो समेशन H प्रोडक्ट माइनस समेशन H रिएक्टेंट, तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, तो इनिशियल कंडीशन, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन रिएक्टेंट, आंसर इज बी, ठीक है ना। अरे आप ऐसे भी देखो ना, A प्लस बी गिव C प्लस डी भी बनाओगे और डायरेक्ट A से D बनाओगे, तो जो यहाँ x1 x2 और x3 लगी, तो यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 लगेगी, चाहे ऐसे घूम के जाओ चाहे ऐसे घूम के जाओ, तो जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसी पे ही डिपेंड करेगी। बात क्लियर। 31 के बाद आ जाओ आप 32 पर, ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है।
देख लेते हैं क्या कहानी है। डरने का नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जी, देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे। हमें डाइब्रोनिल पोटेशियम रॉकेट, हमें इसकी एंथैल्पी निकालनी है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। अब जिसकी एंथैल्पी निकालनी है उसे नीचे रख दे भाई। तुझे एंथैल्पी निकालनी है B2H6 गैस की प्लस 3O2 गैस की, B2O3 गैस की और 3H2O गैस की। इसकी एनर्जी तुझे निकालनी है। ठीक है जी, निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखो। मुझे एक काम करो तुम, मुझे चाहिए B2H6 गैस, या एक काम करो प्रोडक्ट ले लो, मुझे 3H2O लिक्विड चाहिए। अब H2O देख लो कई जगह ना हो, एक H2O ये रहा, ठीक है जी, और ये रहा H2O, लेकिन मुझे 3H2O गैस चाहिए। क्या चाहिए, दिमाग लगाओ, मुझे 3H2 क्या चाहिए, मुझे 3H2 गैस चाहिए। तो 3H2 गैस अगर मैं देखूं तो ये रहा, अगर मैं 3H2 गैस देखूं तो 3H2 गैस ये रहा, हाँ या ना। तो इसे मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा मेरे पास 3H2O लिक्विड से 3H2O गैस, और इसकी एनर्जी आ गई 44 इंटू 3, तो 4 3 12, 4 3 12, 132 आ गई। तो इसकी एनर्जी आ गई 132 प्लस की। ठीक है जी, तो अब जो मुझे मिल गया उसमें मैं सर्कल लगा दूं, तो अब मुझे मिल गया है ये। अब लेकिन मेरी इस रिएक्शन में कहीं H2O लिक्विड है, मेरी इस रिएक्शन में कहीं H2O लिक्विड है नहीं, तो मुझे ये H2O लिक्विड काटना है। तो अगर मुझे ये H2O लिक्विड काटना है तो साथ के साथ देखो, H2O लिक्विड मुझे काटना है, तो इस इक्वेशन को देखो, मुझे ये H2 मुझे जिसकी एनर्जी निकालनी है वहाँ H2O लिक्विड नहीं है, H2O गैस है। तो H2O गैस तो आ गया, बट ये 3H2O लिक्विड काटना है। तो अगर मुझे 3H2O लिक्विड काटना है तो ये 3H2O लिक्विड मेरे पास प्रोडक्ट साइड आना चाहिए। तो यहाँ पर ये रहा 3H2O लिक्विड, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3H2 प्लस 3/2O2, और ये हो गया मेरे पास 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, एक लगा 7, और ये 2 दूनी 4 और एक 5, माइनस का 572। डायरेक्ट का डायरेक्ट कर दिया, तो जो कट गया उसको काट दो, ये मैंने उड़ा दिया। ठीक है जी, चलो जी अभी आगे देखेंगे। इसके बाद मैंने 2 रिएक्शन यूज़ कर ली। कौन कौन सी रिएक्शन यूज़ कर ली मैंने, आपको पता ही है। मैंने ये वाली रिएक्शन यूज़ कर ली और मैंने ये वाली रिएक्शन यूज़ कर ली। ठीक है जी, अब B2H6 गैस चाहिए मुझे, वो भी रिएक्टेंट साइड। तो B2H6 गैस ये रही, बट ये B2H6 गैस है प्रोडक्ट साइड, और ये B2H6 मुझे कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट साइड। तो इसे उल्टा कर दे, तो उल्टा करेगा, उल्टा कैसे करेगा, इसको उल्टा करेगा तो ये आ जाएगा मेरे पास B2H6 गैस प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड, और ये आ गया 2B प्लस 3H2, और इसकी एनर्जी आ गई 36। ठीक है जी, चलो जी, तो B2H6 गैस, एक बार सर्कल लगा लो, जो जो चीज़ चाहिए रेड से सर्कल मार कर लो, ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ चाहिए। ठीक है जी, 3H2 से 3H2 भी गया, ये भी अच्छा हो गया काम। तो भाई मेरे पास एक तरह से देखा जाए तो ये भी आ गया। अब मुझे B2O3 गैस चाहिए, वही प्रोडक्ट साइड। तो B2O3 सॉलिड है, ये B2O3 सॉलिड है, ये कैलकुलेट कंबशन ऑफ डाइबोरॉन। ओ मुझे अब मुझे B2H6 गैस चाहिए, बट यहाँ पर ये गलती कर रहा है। B2H6 गैस नहीं, मुझे चाहिए B2O3 गैस। तो B2O3 मुझे गैस चाहिए, तो B2O3 सॉलिड तो मौजूद है, उस रिएक्शन में कहीं भी B2O3 गैस नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये जो चीज़ है B2O3 सॉलिड होनी चाहिए। यहाँ पर ये कॉमन सेंस हम लोगों को लगानी पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पर ये जो B2O3 गैस है ना, ये B2O3 गैस ना होकर सॉलिड होना चाहिए, तभी हमारी बात बनेगी। तो अब B2O3 सॉलिड मुझे कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट साइड चाहिए। तो यानी कि इस इक्वेशन को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा 2B प्लस 3/2O2, और ये हो गया B2O3 सॉलिड, और एनर्जी होगी माइनस का 1273। अब इसमें मचाएंगे हम काटा पीटी, तो काटा पीटी मचा देते हैं। देखो क्या कट रहा है, तो भैया 2B ये रहा और 2B ये रहा, कट गया। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, B2H6 आ गया, ठीक है जी, 3/2O2 और 3/O2, 3O2 आ गया। B2O3 सॉलिड होना चाहिए, तो वो भी आ गया। 3H2O गैस, ये भी आ गया। अब इस एनर्जी का समेशन करके आंसर निकाल देंगे। तो पहले एक काम करो, प्लस वाली ले लो। प्लस वाली एनर्जी कौन कौन सी है, प्लस वाली एनर्जी है, प्लस की 132 है, फिर हम प्लस करेंगे 132 में 36। ठीक है जी, उसके बाद में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 572, फिर हम करेंगे माइनस का 1273। तो भैया मेरा आ रहा माइनस का 1677,
1677, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई? कुछ तो गड़बड़ हुई है, एक बार देखना पड़ेगा गड़बड़ क्या हुई है। देखो ध्यान से, तो गड़बड़ अगर हो गई है तो 3H2O से 3H2O गैस, एक बार इसको देखना पड़ेगा गलती कहाँ हो रही है ना। चलो भाई, 3H2O लिक्विड से 3H2O गैस, तो 3H2O गैस कहाँ पर है? 3H2O गैस ये रहा, 44 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 4 तिये 12, 4 तिये 12 का 13, 132 ठीक आ गया। अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने करा H2O लिक्विड को 3 से मल्टीप्लाई, तो H2O लिक्विड का ओ यहाँ देखो, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना था और मैंने 2 से कर रखा है। यहाँ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना था और मैंने 2 से कर रखा है, तो इसको 3 से करना पड़ेगा ना। तो 3 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3H2O लिक्विड लिखा है ना, 3H2O लिक्विड लिखा, देख रहे हैं 3H2O लिक्विड। तो अब करो, 6 तिया 18, 8 तिया 24 और 1 25, 2 तिया 6 और 2 7, माइनस का 758, तो ये चीज़ सही आ गई। ठीक है जी। उसके बाद B2H6 वाली गैस को मैंने उल्टा करके लिखा, तो ये जो प्लस का 36 दिख रहा है ना, ये जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। और फिर B2O3 को मैंने डायरेक्ट लिखा, B2O3 को मैंने डायरेक्ट लिखा 1273। अब एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो गया 132, ठीक है जी, माइनस का 758, माइनस का 36, माइनस का 1273, तो भैया आंसर आ रहा है 1905। क्या हो रहा है ये? एक मिनट रुक जाओ। 3H2O गैस का 44 तिये 132 धई आ गया। फिर H2O लिक्विड 3 मुझे चाहिए, 3H2O लिक्विड चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 286 इंटू में 3, 858। अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 858, ठीक है जी, बाकी सब कुछ ठीक है। अब ज़रा ध्यान देंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक ही होती है, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है एग्जाम में। अब यहाँ मुझसे हो रही है तो वहाँ तो ये पक्का गड़बड़ करेगा कोई ना कोई बच्चा। ठीक है जी, माइनस का, फिर माइनस का 36, फिर माइनस का 1273, अब आ गया माइनस का 2035, तो माइनस का 2035 आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है ना, टाइम बर्बाद करने के लिए होते हैं ऐसे, ताकि सिली मिस्टेक भी हो जाए बच्चे से और टाइम भी खूब लगे, तो ये मैंने तुम्हें करा दिया है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। अगला तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रिशन की डिफाइन है, ऐसे तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 2 बार आ चुका, ठीक है ना। तो इसको कर लेंगे आप, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये तुम्हें रटना पड़ेगा, इसका आंसर आएगा 6, इसको रट्टा मारना है, ये जरूरी है, ये आगे काम आएगा। डन। अच्छा जी, इसके बाद अगला आ जाता है, ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पर। हाँ भाई, आपको क्या दे दिया, ध्यान से देखेंगे, 80 में आप ध्यान से देखेंगे, 80 में आपको कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 एंड साइक्लोहेक्सेन इतना इतना इतना, ठीक है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो पहले साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन लिखो, तो भैया साइक्लोहेक्सेन हो गया C6H12 को आप H2 से रिएक्शन करेंगे तो C6H14 मिलेगा, इसका कंबशन है, इसका कंबशन है, इसका कंबशन है। अब बारी बारी इनका कंबशन लिख लो। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 का कंबशन कितना है, -241। अच्छा, C6H, अच्छा फिर साइक्लोहेक्सेन का है माइनस का 3800, तो इसका माइनस का 3800 आ गया। फिर साइक्लोहेक्सेन का कंबशन है -3920, तो इसका -3920 आ गया। तो अब आपसे डेल्टा एच पूछा है, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होगा बता दो आप। कंबशन गिवन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, तो यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट माइनस यहाँ प्रोडक्ट करेंगे, तो -3800 माइनस का 24 और माइनस का 3920, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा आप लगा लो, 0 माइनस का 3800 आ गया माइनस का, फिर माइनस का 24 आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3920, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो प्लस का 96 आ रहा है। ये क्या हो गया, अबे यार ये 241 है H2, मैंने भी क्या लिख दिया, मैंने देखो -24 लिख दिया। यही गलतियां होती हैं, आपको ध्यान रखनी है, ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये माइनस का कितना है, माइनस का 3800, ठीक है जी। फिर माइनस का 241,
ठीक है जी, और फिर प्लस का 3920, कितना आ गया, माइनस का 121 आ गया। तो आंसर आ रहा है कितना, माइनस का क्यों आएगा भाई, प्लस का आना चाहिए था ना, प्लस का 121 आना चाहिए ना। क्योंकि ये हो गया 3824, नहीं 241 है ना भाई, सही है, माइनस का 121 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस का 141, माइनस का 241, माइनस का 241, तो मेरा माइनस का 121 आ रहा है, तो आंसर कितना है, बी। बात के लिए आंसर कितना है, बी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से एक गायब कर दूं ना, तो प्लस का 121 आ गया, मतलब कितना चंट है। ऑप्शन देख रहे हो ध्यान से कि बच्चा 241 को गलती से 24 लिख दे तो प्लस का आपका प्लस का 121 आ जाएगा। आप देख रहे हो कितना तेज चल रहा है। तो यानी कि उसको पता है ये जो ऑप्शन सेट किया गया है प्लस 121, ये इसीलिए किया गया है कि कुछ बच्चे माइनस 241 की जगह माइनस 24 लिख देंगे जल्दबाजी में, तो उसका ध्यान रखने का है आपको। तो माइनस का 121 आंसर आएगा। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इतना द हीट रिलीज फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा सुनो, आपको दे दिया C+O2 CO2 और एनर्जी दे दी कितनी, -393। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे जो CO2 बन रही है कितनी बनी है, 44 ग्राम बन रही है, यानी कि 44 ग्राम CO2 बनाने में -393 एनर्जी रिलीज हुई। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 35.5 बनने में कितनी रिलीज होगी। तो भैया 44 ग्राम बनाने में इतनी रिलीज हुई, तो 35.2 बनाने में कितनी होगी, -393, नीचे 44 आ जाएगा और 35.2 ऊपर आ जाएगा। यानी कि सिंपल सीधी बात क्या जाएगी, कर लो ध्यान से, 393 इंटू में 35.2, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे आपको डिवाइड मारना पड़ेगा 44, तो ये कितना आ गया, 314.4 आ रहा है, 314.4 आ रहा है। तो 314.4 का मतलब क्या आ रहा है, 315 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। और वैसे भी 393 है ना 44 का, तो 35.2 का माइनस का 315 ही होगा, प्लस का होगी प्लस 3। तो देखो ये तो बहुत ही आसान है, 44 ग्राम CO2 बनने में -393 लगी, तो 35 का पूछ रहा है, तो प्लस तो होगी नहीं, प्लस तो होगी नहीं, -31.5 होनी ही नहीं है, तो सी आना है। ठीक है ना। आगे देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ध्यान समझो। कह रहा है इन द कंबशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ मीथेन इस 25 किलो कैल। ठीक है जी, मैंने CH4 लिया, ठीक है ना, ध्यान समझेंगे, मैंने CH4 लिया और इसका मैंने कंबशन करा, तो ये CO2 प्लस 2H2O और प्लस में 2O2 हो गया। ठीक है जी, इसकी एनर्जी पूछ रहा है ना। और ये CH4 कितना है, 1 मोल, यानी कि 16 ग्राम। 16 ग्राम CH4 को O2 से ट्रीट कराने पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये पूछ रहा है। अच्छा, तुम्हें गिवन क्या है, 2 ग्राम ऑफ मीथेन 25 किलो कैल एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो यानी कि मैं सिंपल सीधी बात कर सकता हूं कि 2 ग्राम मीथेन ने 25 किलो कैल एनर्जी रिलीज करी। तो भैया 16 ग्राम मीथेन कितनी करेगा, 25/2 इंटू में 16, तो यहाँ 8 आ गया, तो 200 किलो कैल एनर्जी रिलीज करेगा। तो वही तुमसे पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन पूछ रहा है। तो मैं दे दिया कि 2 ग्राम मीथेन को मैं जलाऊंगा तो 25 किलो कैल एनर्जी रिलीज होगी। तो बताओ 16 ग्राम को जलाने में कितनी रिलीज होगी, तो कितनी रिलीज होगी, 200 रिलीज होगी। इसके बाद अगला, ये तो आसान ही है क्वेश्चन। भाई मुझे एक बार बताओ कितने मोल वाटर बन रहा है, वाटर बन रहा है 1 मोल। जब 1 मोल वाटर बन रहा है, MgO एक तरह से वीक बेस हो गया, तो इसकी एनर्जी -57.1 होती। जब 1 मोल वाटर बनने में -57.1 रिलीज होती है, तो 1 मोल वाटर तो बन रहा है लेकिन बेस क्या है, वीक है, तो -57.1 प्लस Q होगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा लेस देन, सी आएगा। सी के बाद आप आ जाओ, कह रहा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस, हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, आंसर इज बी। आ जाओ यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, गिवन है C+4H CH4 की डेल्टा H -166 दे दी। ठीक है ना। अगर ध्यान समझो, इसकी एनर्जी कितनी दे दी, -166 दे दी। तो अगर मैं CH4 से C+4H बनाऊं, तो अगर इस रिएक्शन की एनर्जी -166 है, तो इसकी एनर्जी +166 हो जाएगी। और तुमसे पूछ रहा है CH बॉन्ड की एनर्जी पूछ रहा है। तो इस रिएक्शन में आप देखेंगे 4 CH बॉन्ड टूट रहे हैं, इस रिएक्शन में आप देखेंगे 4 CH बॉन्ड टूट रहे हैं। भाई
एक CH, 2 CH, 3 CH, 4 CH, 4 CH टूटने में 166 लगी, तो एक CH तोड़ने में कितनी लगेगी, 166/4। तो यहाँ पर खेल खेल लो आप, इतना आसान है, 166 डिवाइड बाय 4, 41.5 प्लस की, तो एनर्जी आंसर इज बी, आंसर इज बी। अगला देखेंगे ध्यान से, अगले में क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है मुझसे द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इतना इतना, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पूछ रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन करो, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन करेंगे तो सी, इस CO को कैसे बचाओगे, CO2 में पहुंचाओगे, 2 O यहाँ 1 O, तो यहाँ हाफ O2 आ गया। अच्छा जी, इसकी तुम्हें क्या गिवन है, फॉर्मेशन, इसकी तुम्हें क्या गिवन है, फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन मुझे पता है 0 होती है। डन। अब आप खुद समझदार हैं क्या करना है, देखो ध्यान से। तो CO की जो फॉर्मेशन है वो कितनी दे दी है, -26.4, और जो CO2 की जो फॉर्मेशन है वो कितनी दे दी है, -94। तो मेरे पास जो डेल्टा H होगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट, -94 इसका होगा और माइनस का 26.4 इसका होगा। तो माइनस का 94 प्लस का 26.4, तो कर लेंगे हम, तो ये तो आसानी है। तो यानी कि माइनस का 94, ठीक है जी, और प्लस का कितना है 26.4, कितना आ गया, माइनस का 67.6 आ गया। तो माइनस का 67.6 आंसर कौन सा है, दिस इज द आंसर इज ए। डन। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आ जाता है कौन सा, अब ध्यान सुनो, कह रहा है, ध्यान समझना, कह रहा है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर इज माइनस। अब मुझे एक बार बताओ, मेरे पास इस कंटेनर में पानी है, पानी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर मैं इस पानी के अंदर आइस डालूं, तो आइस क्या है, आइस एक एंडोथर्मिक कंपोनेंट है। एंडोथर्मिक का मतलब है आइस क्या करेगा, आइस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। आइस क्या एंडोथर्मिक है, तो आइस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर मैं आइस को पानी में डालूंगा तो पानी के अंदर जाके आइस क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। भाई ये मेरे पास आइस हो गया, ये मेरे पास आइस हो गया, तो आइस क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो मेरा पानी क्या होगा, ठंडा होगा। पानी मेरा ठंडा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर गिरेगा। अच्छा जी, अगर मैं इसके अंदर कोई एक्सोथर्मिक कंपाउंड डालूं, कोई ऐसा कंपाउंड डालूं जो कि एक्सोथर्मिक है, पानी में जाके एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो रिलीज कर रहा है तो ये पानी गर्म होगा। पानी क्या होगा, पानी गर्म होगा। पानी अगर गर्म होगा तो जैसी बात है क्या होगा, टेम्परेचर इस पानी का बढ़ जाएगा। तो तुमसे क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ सॉलिड NaOH इन वाटर इज माइनस। तो NaOH जो है वो एक्सोथर्मिक कंपाउंड है, तो जब मैं उसे पानी में डालूंगा तो NaOH एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी अगर NaOH रिलीज करेगा तो पानी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, पानी गर्म होगा और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आंसर यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन तो मैं तुम्हें करा ही चुका हूं, फिर मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं क्या है। देखो, आपके पास में ऑक्जेलिक एसिड है, आपके पास में ऑक्जेलिक एसिड है, साथ में आपने यहां बेस डाल दिया है, ठीक है जी। तो ये जो बेस आपने डाला है, हमें तो एक बार पता है 1 मोल H प्लस 1 मोल OH नेगेटिव मिलके जब वाटर बनाएंगे तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो -57.1 होगी। बात क्लियर। यहाँ से मुझे 2 मोल OH मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से मुझे 2 मोल H प्लस नहीं मिलेगा, मुझे अपनी तरफ से ना हीट देनी पड़ेगी, क्यों, और जबरदस्ती से 2 मोल H प्लस लेना पड़ेगा। अब 2 मोल H प्लस लूंगा तो ये 2 मोल वाटर बनेगा। अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यू जो मुझे दे रखी है वो दे रखी है किलो कैल, तो मुझे इस जगह पे जो वैल्यू रखनी पड़ेगी किलो जूल में नहीं, किलो कैल में रखनी पड़ेगी। तो किलो कैल में इसकी एनर्जी है -13.7 किलो कैल पर मोल। तो 1 मोल H प्लस 1 मोल OH नेगेटिव जब वाटर बनाएगा तो -13.7 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा, -13.7 किलो कैल एनर्जी रिलीज करेगा। तो 2 मोल H प्लस 2 मोल OH नेगेटिव मिलकर जब 2 मोल वाटर बनाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, वो × 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस है, 2 मोल स्ट्रॉन्ग OH नेगेटिव है, तो 2 मोल वाटर बनेंगे तो एनर्जी इतनी रिलीज होगी। बट यहाँ पर क्या है भाई, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होते तो एनर्जी रिलीज कितनी होती, इतनी होती। बट यहाँ पर एक वीक है तो क्यू का खर्चा आया है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लस वीक का क्या होगा, -13.7 प्लस में क्यू। ये जब होता जब 1 मोल वाटर बनता। वाटर कितने मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है, तो यहाँ पर × 2 करना पड़ेगा। तो यानी कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग और वीक की कितनी गिवन है, -25.4। तो ये हो गया -25.4, ठीक है, बराबर में -27.4 प्लस में क्यू।
तो सोल्व कर दोगे तो Q आपके पास आ जाएगा 4। समझाने का है या क्लियर हो गया? नहीं समझाने का बता देता हूँ, दोबारा से ध्यान समझो। यहाँ पर आपको ऑक्सैलिक एसिड दे दिया, NaOH दे दिया, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, उसने 2 मोल OH दे दिया, बट ऑक्सैलिक एसिड जो है वो 2 मोल H+ देगा नहीं, तो आपने इसको हीट करा, 2 मोल जबरदस्ती H+ ले लिया, तो 2 मोल वाटर बना, तो एनर्जी जो रिलीज होगी -13.7 × 2 होगी। 13.7 × 2 तब होती जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते, तो 13.7 × 2 तब होती जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते। लेकिन यहाँ पर मैंने Q एनर्जी भी दी, तो ये एनर्जी रिलीज हुई, और जो एनर्जी मैंने अपनी तरफ से दी वो +Q हो गई। अच्छा, ये चीज क्या हो गई, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज हो गई एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग प्लस वीक। अब स्ट्रॉन्ग प्लस वीक की जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, -25.4 दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह -25.4 निकाला और मुझसे Q पूछ रखा था, Q का आंसर कितना आ गया, Q 2 आ गया, 4 नहीं आएगा 2 आएगा, सॉरी, -25.4 और ये माइनस का 27.4 इधर जाएगा तो 2 किलो कैल आएगा। तो यानी कि आंसर मेरे पास आ गया B। ठीक है जी, B के बाद आगे देखेंगे। देखो भाई ध्यान से, भाई ये क्वेश्चन तो मैंने कराई रखा था, लेकिन एक बार और बता देते हैं। देखो क्या कह रहा है, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl और NH4OH दे दिया। ठीक है जी, कितना दे दिया, ये दे दिया। ठीक है जी, और CH3COH का इतना दे दिया। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड और NH4OH पूछ रहा है, तो भैया मैंने एसिडिक एसिड लिया और मैंने NH4OH लिया। ठीक, हमें पता है 1 मोल H+ और 1 मोल OH नेगेटिव मिलकर के जब वाटर बनाएंगे तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो होगी -57.1 रिलीज होगी। लेकिन क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये मुझे H+ देगा ही नहीं 1 मोल, तो मैंने इसे Q अमाउंट ऑफ हीट दे दी, जबरदस्ती 1 मोल H+ ले लिया, और मैंने इसे Q अमाउंट ऑफ हीट दे दी Q2 और जबरदस्ती इससे 1 मोल OH ले लिया। तो मेरी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक प्लस वीक होगी वो होगी -57.1 + Q1 + Q2, ये होगी। अब मुझे इक्वेशन 1 हो गई, मुझे Q1 और Q2 निकालने हैं। अच्छा, अब मुझे वापस गिवन पे आना पड़ेगा। अच्छा, मुझे गिवन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। मुझे गिवन कह रहा है द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl और NH4OH, तो यानी कि मुझे HCl दे दिया और NH4OH दे दिया। एक मिनट रुक जाओ, यहां सोल्व करूंगा। मुझे क्या क्या दिया, ध्यान समझो। मुझे HCl दे दिया और NH4OH दे दिया, तो मुझे अच्छे से पता है इस जगह से मुझे 1 मोल H+ मिल जाएगा, बट यहाँ से मुझे 1 मोल OH नेगेटिव नहीं मिलेगा, और मुझे NH4OH से 1 मोल OH देने के लिए Q2 एनर्जी देनी पड़ेगी, Q2 एनर्जी देनी पड़ेगी। बात क्लियर, ये मैंने देख लिया। और जबरदस्ती Q2 देने के बाद जब मेरा 1 मोल वाटर बना तो मेरी जो हो गई एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक की वो आएगी -57.1 + Q2, और ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक की मुझे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, HCl और NH4 की दे रखी है -51.4, तो ये हो गया तेरा -51.4 बराबर में माइनस का 57.1 + Q2, तो यहाँ से Q2 निकाल लेंगे, तो यहाँ से Q2 मेरी कितनी आ जाएगी, यहाँ से मेरी Q2 आ जाएगी माइनस का 51.4 और प्लस ये इधर जाके प्लस हो जाएगा ना 57.1, तो ये मेरे पास कितना आ गई 5.7, तो मेरे पास ये जो Q2 मेरे पास आ गई है 5.7 आ गई है। ठीक है जी, इसी के साथ अब आगे देखेंगे। फिर मुझे उसने CH3COH और NaOH दिया। उसने कहा कि अगर आप CH3COOH ले लेंगे और NaOH ले लेंगे तो ये मुझे 1 मोल OH नेगेटिव दे देगा, बट ये मुझे 1 मोल H+ नहीं देगा, तो मुझे इसे जबरदस्ती Q1 दी, भाई इसे Q1 देके जबरदस्ती 1 मोल H+ ले लिया, और इन्होंने मिलके मुझे 1 मोल वाटर दे दिया। अच्छा जी, तो यानी कि अब जो मेरी एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन -57.1 होती जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ पर मैंने जबरदस्ती इसको Q1 एनर्जी दी है, तो यहाँ प्लस मुझे Q1 करना पड़ेगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लस वीक लिखना पड़ेगा। अब ज़रा ध्यान देंगे, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक की कितनी दे रखी है, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक की देखिए -50.6, तो मुझे 50.6 दे रखी है, तो इसकी जगह आ गया 50.6 बराबर है माइनस का 57.1 प्लस में Q1, तो Q1 मेरा कितना आ जाएगा उसको देख लेते हैं। तो Q1 मेरे पास आ जाएगा मेरे पास माइनस का
50.6 प्लस वो माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 57.1, तो कितना आ गया 6.5। तो ये मेरे पास 6.5 आ गया। तो यानी कि यहाँ पर मेरे को प्लस में 6.5 कर देना है और यहाँ पर माइनस का 57.1 कर देना है। तो बस मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा कितना, खुद देख लो, माइनस का 57.1, ठीक है जी, प्लस का 6.5 प्लस का 5.7, तो मेरा आंसर आ गया माइनस का 44.9। तो माइनस का 44 के आसपास मेरा आंसर आ गया। तो आंसर इज ए। बात क्लियर, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको रिएक्टेंट से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दी है और पूछा है लीस्ट स्टेबल कौन सा है, पूछा है लीस्ट स्टेबल कौन सा है। तो मैंने आपको पहले बता रखा, लोअर एनर्जी वाला स्टेबल होता है, लोअर एनर्जी वाला स्टेबल होता है, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से समझेंगे। सपोज करो मैंने आपके सामने ना रिएक्टेंट लिख दिया और इसकी एनर्जी मैंने 100 मान ली, फिर क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ए मिलेगा 94 घटाकर 100 नहीं, एक काम करो इसकी एनर्जी 500 मानो। तो प्रोडक्ट ए जो मिलेगा, प्रोडक्ट ए जो मुझे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 94 घटाकर, तो यानी कि इसकी एनर्जी हो गई कितनी, इसकी एनर्जी होगी 406, ए 406 पर आ गया। फिर बी मिल रहा है 231 घटा करके, यानी कि बी मेरा, बी जो प्रोडक्ट है मेरा वो आ गया 270 एनर्जी पर। बी जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 270 एनर्जी पर, नीचे जाएगा ना। फिर जो मेरा सी आ रहा है 21 बढ़ाकर, तो सी की जो एनर्जी है वो है 521 और डी जो आ रहा है वो 68 बढ़ाकर, तो डी की जो एनर्जी है वो है 568। तो मैंने बताया था लो एनर्जी वाला स्टेबल होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, बी, क्योंकि बी की एनर्जी 270 है, उससे कम स्टेबल ए, उससे कम सी और सबसे कम स्टेबल डी। तो सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल पूछ रहा है, तो लीस्ट स्टेबल कौन सा है, लीस्ट स्टेबल कौन सा, जल्दी बोलो, लीस्ट स्टेबल है, आंसर मेरा डी, आंसर मेरा डी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे आप बता सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई दिक्कत होगी।